Welcome to Future Doctors of India. I am Varun Agrawal and this is your channel Mantra of the Biology. अभी तक हम जितने भी आपके 17 लेक्चर्स हुए हैं, 16 टू 17 लेक्चर्स हुए हैं, उसमें हमने काफी कुछ सेल के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम वन बाय वन लाइक एक होता है ना सीडी एक सीडी करके ऊपर चढ़ रहे हैं। लास्ट सीडी पे जो हमने कदम रखा था उसमें हमने जाना था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से सेल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। हमने इन छोटी मोटी चीजों के बारे में जानने की कोशिश की थी। हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, वैक्यूल्स ये सभी प्रेजेंट रहते हैं। आज हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे लाइक ये बेसिकली फ्लैट और ट्यूबुल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंट और एब्सेंट ऑफ राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के हो सकते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इट इज बेसिकली रिलेटेड with the formation of protein and smooth endoplasmic reticulum होता है it is related with the formation of lipid। clear? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बेसिकली तीन पार्ट होते हैं, सिस्टर्नीज होती हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं और एंड एट द एंड वेसिकल्स होते हैं। ये सारे के सारे जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू कवर होते हैं, ठीक है। और कवर लाइक और इसके अलावा ये क्या करते हैं, ये बेसिकली रॉ मटेरियल का फॉर्मेशन करते हैं और इनका ये न्यूक्लियस की इसका एक सिरा न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से और दूसरा सिरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की से जुड़ा हुआ होता है। तो ये पूरे सेल का एंडोस्केलेटन बनाते हैं, मतलब अंदर का पूरा स्केलेटन बनाते हैं, क्योंकि ये सेल पूरे सेल में बिखरे हुए होते हैं। आज हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रिमेनिंग पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि इसमें कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट रहते हैं। एंडो ER basically is made up of three type of structures, ER cisternes, tubules and vesicles, ठीक है। हमने वैसे तो बाय द वे इनके बारे में पढ़ लिया है। ER जो cisternes होती हैं they are basically related with the formation of protein। tubules ध्यान रखना, cisternes क्या होती हैं, बेसिकली एक फ्लैट स्ट्रक्चर्स होते हैं, फ्लैट स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। इन फ्लैट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके ऊपर राइबोसोम होता है और ये बेसिकली प्रोटीन बनाने से रिलेटेड होते हैं। ट्यूब्यूल्स, अगर आप ट्यूब्यूल्स की बात करें तो जो ट्यूब्यूल्स होता है ये बेसिकली अगर आप ट्यूब्यूल की बात करें तो ये बेसिकली जो ट्यूब्यूल्स है ये ट्यूब्यूल्स बेसिकली रिलेटेड होता है, ओके, आपके इसमें ट्यूब्यूल्स के अंदर ध्यान रखना यहाँ पर इसके ट्यूब्यूल्स लाइक ये बेसिकली स्मॉल पाइप जैसे होते हैं जिनके ऊपर राइबोसोम एब्सेंट होता है और इनका बेसिकली जो फंक्शन होता है वो लिपिड फॉर्मेशन से होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन से इनका कोई रिलेशन नहीं है। क्लियर हो गया? एंड ER वेसाइकल्स, ये जो ER वेसाइकल्स हैं, ये जो ER वेसाइकल्स होते हैं, क्या होता है कि जब लिपिड को बेसिकली क्या होता है बनाकर वेसाइकल के फॉर्म में, लिपिड को बनाकर वेसाइकल के फॉर्म में लाइक जो ER के ल्यूमन में डाल दिया जाता है, फिर उनका बाद में मॉडिफिकेशन बाद में किया जाता है। तो बेसिकली ये जो वेसाइकल्स होती है ना, ये वेसाइकल्स बेसिकली क्या होती है, ये ट्रांजिशनल वेसाइकल्स होती है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, क्योंकि ये वेसाइकल्स क्या होती है बाहर निकलकर ये गोल्गी बॉडीज बनाएंगी, तो ये वेसाइकल्स क्या होती है इन बिटवीन ऑफ होती है, मतलब ER और गोल्गी बॉडी के बीच में ये अपना एक रोल प्ले करती है, ER से निकलकर गोल्गी बॉडी का फॉर्मेशन करती है, तो इसलिए ये बीच में होती है, इसलिए इनको ट्रांजिशनल वेसाइकल्स कहते हैं। क्योंकि ये वेसाइकल्स का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बाद में कोई ज्यादा कोई आगे फ्यूचर में यूज नहीं है, ये निकलेंगी और निकल के हाथों हाथ गोल्गी बॉडीज बनाएंगी, तो इसलिए वहीं पर ये खत्म होना शुरू हो जाती है, इसलिए इनको हम ट्रांजिशनल वेसाइकल कहते हैं। चलो मैं समझाता हूँ आपको डिटेल में मैं कहना क्या चाहता हूँ। बेसिकली क्या होता है, दे आर द अनब्रांच स्ट्रक्चर, ये अनब्रांच्ड होती है, मतलब इनमें ब्रांचेस नहीं निकली होती। दे कंटेन ए राइबोसोम ऑन द सरफेस, इनके सरफेस पे राइबोसोम होते हैं, इसलिए इनकी सरफेस रफ होती है, ठीक है। और सरफेस रफ होगी तो ये प्रोटीन बनाने से रिलेटेड होंगे। आप यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये आपको जो दिख रहा है, ये सॉरी ये दिख रहा है आपको, ये सिस्टर्नीज है, ठीक है। आप ये देखिए, ये दिख रही है आपको, ये देखिए आप, ये पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे वो ऐसा लग रहा है ना जैसे कि वो क्या कहते हैं, आप देखते होंगे बचपन में चक्रव्यूह जैसा होता था, एक होता है ना भूल भुलैया जैसा, बिल्कुल भूल भुलैया जैसा। ये देखिए, ये दिख रही है आपको पूरा, ये देखिए सिस्टर्नीज है, ये देखिए पूरी सिस्टर्नीज है। और इन सिस्टर्नीज के ऊपर अगर आप देखेंगे ये छोटे छोटे दाने जैसे संरचनाएं दिखाई दे रही है आपको, लाइक ये बिल्कुल दाने जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जिन्हीं को हम राइबोसोम कहते हैं। तो ये ही सिस्टर्नीज होती है, ठीक है। देखिए ये पूरी सिस्टर्नीज होती है, ठीक है, ये इसके ऊपर राइबोसोम होते हैं। क्लियर हो गया? और इसलिए इसको हम RER भी कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, और इनके ऊपर ये ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, इसलिए इन सिस्टर्नीज को ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। क्लियर?
नाउ ये आर ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ट्यूब्यूल्स में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, जैसे सांप की नहीं होती है, सांप की बॉम्बी होती है, बिल्कुल वैसे स्ट्रक्चर्स है। ये देखिए, ये क्या है, ये ट्यूब्यूल्स है। अब इनके ऊपर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ओके, दे आर ऑल्सो ए ब्रांच स्ट्रक्चर, ये भी देखा था, इनमें ब्रांचेस निकली हुई थी। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, इनमें ब्रांचेस निकली हुई है, देखिए, ये देखिए, यहाँ से निकला एक ब्रांच, ये निकल गई, ठीक है, दूसरी ब्रांच ये निकल गई, तो ये ब्रांचेस निकली हुई है। यहाँ पे देख लीजिए, देखिए इस तरह से ब्रांचेस निकली हुई है, इस तरह से ब्रांचेस, ठीक है, ये ब्रांचेस देखेंगे अगर आप, तो ये ब्रांचेस निकली हुई है, ठीक है। तो इनकी जो सरफेस होती है वो स्मूथ होती है, ठीक है, ये स्मूथ सरफेस होती है क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम एब्सेंट होता है। क्लियर? तो अगर आप देखिए यहाँ पर, ये बेसिकली ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये आप देखिए, ये ट्यूब्यूल्स है, ठीक है, सॉरी, ये भी देखिए बेसिकली क्या होते हैं, ये ट्यूब्यूल्स होती हैं, ये देखिए, ये ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ट्यूब्यूल्स होते हैं जिनके ऊपर क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो इनके ऊपर जैसे कि अगर आप देखेंगे तो जैसे अगर आप नॉर्मली देखें तो जैसे ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, जैसे कि पाइपलाइन होती है, वैसे ही बेटा ये पाइपलाइन होती है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से ये पाइपलाइन जुड़ी होती है, इस तरह से यहाँ पाइपलाइन होती है, ठीक है, इस तरह से ये पाइपलाइन होती है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपकी ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिनमें अगर आप ये वाला जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये वाला जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो हम कवर कर रहे हैं, ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये आपका क्या है, ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। क्लियर हो गया? चलिए, ओके, नाउ वेसाइकल्स की बात करें, दीज आर राउंड स्ट्रक्चर्स, ये गोल होते हैं, वेसाइकल्स ध्यान रखना गोल होते हैं। वेसाइकल्स कुछ नहीं होता, वेसाइकल्स एक ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनके अंदर कुछ लिक्विड भरा हुआ होगा और उनको चारों तरफ मेम्ब्रेन ने कवर किया क्या होगा। पैकेजिंग जो होती है ना, पैकेज्ड मटेरियल होता है, उसको वेसाइकल्स कहते हैं। दे आर रिलीज्ड जनरली from SER and mainly SER released from the vesicles into the Golgi bodies। जनरली क्या होता है कि जो वेसाइकल्स के मतलब जो SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का फॉर्मेशन करके उसको वेसाइकल्स में बंद करके गोल्गी बॉडी में छोड़ देता है, ठीक है, गोल्गी बॉडी के अंदर रिलीज करता है। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है कि वेसाइकल्स लाइक जो लिपिड है, लिपिड को वेसाइकल्स के अंदर बंद करके ही क्यों गोल्गी बॉडी में रिलीज किया गया। उसका रीजन क्या होता है, क्या होता है कि यहाँ लिपिड बनाया गया, और अगर आप फॉर एन एग्जांपल कि अगर मान के चलो अगर आप गोल्गी बॉडी, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आप गोल्गी बॉडी पर आ रहे हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है, कनेक्टेड होती है आपकी गोल्गी बॉडी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड क्या होती है, गोल्गी बॉडी कनेक्टेड होती है। तो जैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपकी वेसाइकल्स निकली और वो फॉर्मेशन करती गोल्गी बॉडी का, अब वो निकल कर कहाँ आएंगी, पहले साइटोप्लाज्म में आएंगी, साइटोप्लाज्म में निकलकर गोल्गी बॉडी का फॉर्मेशन करेंगी। और साइटोप्लाज्म में सबसे हाई क्वांटिटी में क्या होता है, 80-90% वाटर होता है, और पानी और लिपिड की हमेशा दुश्मनी होती है। तो इसलिए कभी भी वो लिपिड के अंदर, आप साइटोप्लाज्म के अंदर को भी जाएंगी ही नहीं, क्योंकि क्या कहते हैं लाइक एक वाटर है और वो लिक्विड है, दैट्स व्हाई उन दोनों के बीच में क्या होता है, दुश्मनी होती है, और दुश्मनी होंगी तो वो उस एरिया में क्यों जाएगा कभी भी। इसलिए क्या होता है, उसको चारों तरफ से मेम्ब्रेन से कवर कर देते हैं, जिससे कि, और मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, आपकी जो मेम्ब्रेन होती है वो बेसिकली ध्यान रखना, जो मेम्ब्रेन से कवर कर देंगे, इसलिए मेम्ब्रेन से कवर करने से क्या होगा, और उसका जो अपर पोर्शन होता है मेम्ब्रेन का, मैंने बताया था वो हाइड्रोफिलिक होता है, तो इसलिए वाटर के टच में अगर वो आते भी हैं जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? इसलिए जो लिपिड होते हैं उनको वेसाइकल के फॉर्म में कन्वर्ट करके उनको रिलीज कर दिया जाता है। क्लियर हो गया? चलिए, नाउ ऑल दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑल दिस स्ट्रक्चर आर सराउंडेड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन। जितनी भी आपके ध्यान रखना, जितनी भी ऑल दिस स्ट्रक्चर जो मैंने बताया था ना कल, मैंने आपको टॉपिक कवर करा था, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं लाइक सिस्टर्नी हो, ट्यूब्यूल्स हो, वेसाइकल्स हो, ये सभी इसको मेम्ब्रेन से कवर करते हैं, इसलिए मैंने स्लाइड को दोबारा कवर कर रहा हूं। और ये जो ईआर होती है पूरे सेल का टू मोर देन हाफ, मतलब 50% से ज्यादा ईआर ही पाया जाता है, अराउंड 60-70% सिर्फ ईआर ही पाया जाता है। इसलिए ये ध्यान रखना, इट फॉर्म्ड एंडोस्केलेटन ऑफ सेल, ये सेल का एंडोस्केलेटन मतलब अंदर का एक कंकाल बनाती है, क्योंकि देखिए जो पूरा उसके अंदर पाया जाएगा तो वही कंकाल बनाने में मदद करेगा। नाउ द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखिए ER शो द वेरियस फंक्शन लाइक ए फॉलोइंग्स, कौन कौन से फंक्शंस वो फॉलो करते हैं। सबसे पहला, प्रोटीन एंड लिपिड फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ ER। ध्यान रखना, ER में अगर आप फॉर एन एग्जांपल अगर SER है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो वो प्रोटीन बनाएगी, ठीक है।
और अगर सॉरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो प्रोटीन बनाने से रिलेटेड है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो वो लिपिड बनाने से रिलेटेड है। एंड देन एक्सपोर्टेड थ्रू द ईआर इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स विद इन अ सेल, मतलब फिर उसको वेसाइकल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको सेल में रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि देखिए आपकी जैसे लिपिड था, मैंने बताया था कि लिपिड को क्या वेसाइकल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, देन इट रिलीज इनटू दी रिलीज किया, किसमें रिलीज किया, उसको रिलीज कर दिया सेल के अंदर रिलीज किया। सेम ऑन द साइड ऑफ प्रोटीन जब बनाया उसको भी वेसाइकल के फॉर्म में कन्वर्ट करके सेल में रिलीज किया जाता है। प्रोटीन देखिए, प्रोटीन को कवर क्यों किया, प्रोटीन बाय द वे वैसे तो उसकी कुछ सॉल्युबिलिटी होती है, लाइक वो वाटर के साथ उसको कोई उसकी दुश्मनी नहीं है प्रोटीन की, इसकी प्रोटीन की इतनी वाटर के साथ में कोई दुश्मनी नहीं होती है। लेकिन जब आपने प्रोटीन को रिलीज किया तो क्या होता है कि हो सकता है कि वो प्रोटीन जब साइटोप्लाज्म में आएगा तो साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व ना हो जाए, क्योंकि साइटोप्लाज्म में 10 से 15% प्रोटीन होता है, तो मतलब प्रोटीन अपनी एक क्वांटिटी बनाए रखता है। तो हो सकता है कि वो साइटोप्लाज्म के अंदर 10 से 15% वो जो प्रोटीन आया वो प्रोटीन साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व होकर ना रह जाए, इसलिए उसको वेसाइकल्स में मतलब सेफ्टी से उसको कवर कर कर फिर उसको गोल्गी बॉडी तक छोड़ा जाता है। ठीक है, नाउ तो मैंने इसलिए आपको समझ में आ गया कि लिपिड जब आपने बनाया था तो क्यों उसको वेसाइकल्स में कवर किया गया। ठीक है, उसको मेम्ब्रेन से कवर क्यों किया गया, मतलब आपने लिपिड को जब ऐसे मेम्ब्रेन से कवर कर दिया तो वो वेसाइकल बन गया, जैसे ही आपने प्रोटीन को मेम्ब्रेन से कवर कर दिया तो वो वेसाइकल बन गई। ठीक है, फंक्शन ऑफ आरईआर, ठीक है, आरईआर के फंक्शन क्या होते हैं, आरईआर के फंक्शन देखिए, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहला, आरईआर सिंथेसाइज द प्रोटीन एंड रिलीज इनटू द ल्यूमन ऑफ द सिस्टर्नी, मतलब सबसे पहले जो आरईआर होता है वो प्रोटीन बनाकर सिस्टर्नी में रिलीज कर देता है, और फर्दर यही गोल्गी एपरेटस इज प्रोड्यूस बाय द आरईआर ओनली। क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो के थ्रू ही गोल्गी एपरेटस बनता है। कैसे बनेगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज हुई प्रोटीन के जो वेसाइकल्स होते हैं वो ही धीरे धीरे गोल्गी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम जो देखेंगे, हम देखेंगे अच्छे से जब हम पढ़ेंगे गोल्गी एपरेटस। क्लियर? ओके, देखिए यहां पर, आप यहां पर अच्छे से देख पाएंगे। देखिए ये आपका क्या है, ये आरईआर सिस्टर्नीज है। ठीक है, सिस्टर्नी के बाद में आप देखेंगे सिस्टर्नी के अपर सरफेस पे क्या है बेटा, ये अपर सरफेस पे क्या है, ये अपर सरफेस पे राइबोसोम है। इस राइबोसोम के बीच में ये क्या है, ये ल्यूमन है, मतलब ये सिस्टर्नी के ल्यूमन्स है। उसके बाद क्या किया इन्होंने, क्या किया कि इसने राइबोसोम ने प्रोटीन को बनाकर कहां रिलीज कर दिया, एक बार मैं थोड़ा साइड पे कर देता हूं इसको। ठीक है, प्रोटीन को बनाकर ये ल्यूमन के सिस्टर्नी के ल्यूमन में रिलीज कर दिया। ठीक है, देखिए रो प्रोटीन रिलीज इनटू द ल्यूमन ऑफ सिस्टर्नी, सिस्टर्नी के ल्यूमन में रो प्रोटीन को बनाकर रिलीज कर दिया। तो आपको जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रो प्रोटीन है। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट, नाउ द फंक्शन ऑफ एसईआर। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन जो तो बता रहा हूं ना आपको मैं, आरईआर और एसईआर के फंक्शन, ये सारे फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन काफी बार एग्जाम से पूछे गए। आरईआर का रिलेटेड फंक्शन होता है प्रोटीन से, तो इसका मतलब है कि जो सेल के हमारी बॉडी के वो स्ट्रक्चर जो प्रोटीन बनाने में रेस्पॉन्सिबल है, या जहां ज्यादा लाइक फॉर एन एग्जांपल जहां पे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, ठीक है, तो वहां पर ध्यान रखना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा पाई जाएगी। सेल के हमारे या बॉडी के सॉरी वो स्ट्रक्चर जहां जो कि लिपिड से रिलेटेड बनाने के लिए ज्यादा जिम्मेदार है, जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन बनाना हो, कोलेस्ट्रॉल बनाना हो, तो वहां पर क्या पाया जाएगा, वहां पर एसईआर ज्यादा पाई जाएगी। ठीक है, तो एसईआर सिंथेसाइज करता है कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड्स का। ठीक है, और फिर उसको वेसाइकल के फॉर्म में बनाकर कवर कर देता है। देखिए स्टेरॉइड्स और कोलेस्ट्रॉल को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है वेसाइकल की, क्योंकि जो स्टेरॉइड्स और कोलेस्ट्रॉल है ये लिपिड है, और लिपिड को बेसिकली आप डायरेक्टली सेल के अंदर नहीं रिलीज कर सकते, क्योंकि सेल के अंदर भी वाटर है, सेल के बाहर भी वाटर है। ठीक है, अगर आपने अंदर रिलीज किया तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो वेसाइकल को कभी भी लाइक उसको मूवमेंट करने ही नहीं देगा, क्योंकि दोनों की दुश्मनी है, और तो दुश्मनी है तो उसके एरिया में कैसे आएगा। सेल के बाहर भी वाटर है, अगर आपको बाहर कोई चीज रिलीज करनी है तो भी आपको वेसाइकल फॉर्म में रिलीज करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बाहर भी वाटर है। इसलिए स्टेरॉइड्स और कोलेस्ट्रॉल इन दोनों को तो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है वेसाइकल्स की। स्टेरॉइड्स ध्यान रखना, ये बेसिकली क्या होते हैं, स्टेरॉइड बेसिकली हमारे सेल में जो बेसिकली जो हार्मोन्स हैं, जैसे स्टेरॉइड जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन है, ओके, प्रोजेस्टेरोन है, वैसे ही फीमेल के अंदर एंड्रोजन है, एस्ट्रोजन हार्मोन है। ओके, इसके अलावा ये जितने भी हार्मोन्स हैं जो सेक्स हार्मोन्स हैं, ये सारे स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं।
ठीक है, स्टेरॉइड्स हार्मोन्स होते हैं। तो ये स्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं, ये स्टेरॉइड हार्मोन्स वो बनाने के लिए ये एसईआर ही मदद करती है। ठीक है, ये एसईआर ही मदद करती है। क्लियर हो गया? जैसे कि ह्यूमन टेस्टिस है, ह्यूमन टेस्टिस क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन करते हैं, तो उस टेस्टिस की सेल्स में एसईआर ज्यादा पाया जाएगा, फिर वो वेसाइकल के फॉर्म में बना बना कर उसको रिलीज करेंगे। सेम ऑन द कोलेस्ट्रॉल साइड, मैंने कोलेस्ट्रॉल बताया था, कोलेस्ट्रॉल बाय द वे मेम्ब्रेन का एक पार्ट होता है, जो कि मेम्ब्रेन की जो बाइलेयर होती है, उनकी लिपिड जो उनकी टेल होती है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। फिर उसको वेसाइकल्स के फॉर्म में उसके मतलब इसको निकाल कर फिर उसको वहां पे यूज किया जाता है। तो लाइक हर कहने का मतलब है कि इंपॉर्टेंट लाइक द टास्क वाइज, इंपॉर्टेंट वाइज उनको सेग्रीगेट किया जाता है। कहां पर एसईआर ज्यादा होगा, कहां पर आरईआर ज्यादा होगा, वो डिपेंड करता है कि उस बॉडी या सेल बनाना क्या चाहती है। नाउ डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है टॉक्सिक कंपाउंड्स को खत्म कर देना, क्योंकि हम अपनी लाइफस्टाइल में के दौरान हम इसमें बहुत कुछ ऐसा खाते हैं जिसमें टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, हमारे ऐसे जो लाइक बेसिकली जंक फूड्स हैं, या फिर हम ऐसे बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं जिसमें कलर होते हैं, पेस्टिसाइड्स होती हैं, वो हम जब उनको खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में आएंगे, हमारी बॉडी में आएंगे तो हमारा लीवर क्या करता है, लीवर एसईआर और पेरोक्सिसोम की मदद से उनको खत्म करता रहता है। वरना क्या होगा, अगर ये टॉक्सिक कंपाउंड अगर हमारी बॉडी में अक्यूमुलेट होने लगे तो ये कैंसर के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं या फिर लीवर खराब कर देंगे। तो लीवर के अंदर क्या होता है, बेसिकली पेरोक्सिसोम और एसईआर इनको डिटॉक्सिफाई करते हैं, मतलब कहने का मतलब उन टॉक्सिक कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और उनकी जड़ से उनको खत्म कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि एक फॉर एन एग्जांपल लाइक इफ यू आर टेकिंग द टॉक्सिक कंपाउंड इन वेरी हाई क्वांटिटी, अब लगातार बिना रुके लगातार टॉक्सिक कंपाउंड लिए जा रहे हैं, टॉक्सिक का मतलब जहर नहीं है, टॉक्सिक मतलब ऐसी चीज जो आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो क्या करते हैं किसी भी सेल के पार्ट को जाकर ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो इसलिए पहले इनका ऑक्सीडेशन जरूरी है, मतलब इनको खत्म करना जरूरी है। वो टॉक्सिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो किसी भी एक सेल के पार्ट को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, मतलब उनके इलेक्ट्रॉनों को उड़ा सकते हैं। तो सबसे पहले इनका टॉक्सिक कंपाउंड का डिटॉक्सिफिकेशन सबसे पहले जरूरी होता है, वरना ये पूरे सेल में किसी भी के स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकते हैं। तो एसईआर इन पार्ट को डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब इनको ही ऑक्सीडाइज कर देता है ताकि वो खत्म हो जाए। ओके, चलिए नाउ अदर फंक्शंस दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबॉडीज। अभी माइक्रोबॉडीज क्या होती है, देखिए सेल के अंदर कुछ ऐसे छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, बहुत स्मॉल स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनका फॉर्मेशन भी एसईआर के टूटने से होता है। एसईआर कई बार क्या होती है, एसईआर छोटे 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 पार्ट के अंदर टूट जाती है, जैसे माइक्रोबॉडीज बनती है। ठीक है, पेरोक्सिसोम है, ग्लाइऑक्सिसोम है, हम देखेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बॉडीज होती हैं, वो एसईआर के टूटने से बनती हैं। क्योंकि हम पढ़ेंगे माइक्रोबॉडीज के बारे में, तो उस वक्त हम देखेंगे कि माइक्रोबॉडीज के नेम कौन कौन से हैं, माइक्रोबॉडीज क्या क्या, माइक्रोबॉडीज कौन सी माइक्रोबॉडी क्या काम करती है, कौन सी प्लांट सेल के अंदर होती है, कौन सी स्मॉल सेल के सॉरी एनिमल सेल के अंदर होती है। तो ये एसईआर के टूटने से बनते हैं माइक्रोबॉडीज। ओके, ये बेसिकली स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत छोटे मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब मेम्ब्रेन इनमें भी होती है। क्यों मेम्ब्रेन होगी, क्योंकि एसईआर जो था ट्यूब्यूल था, वो भी तो मेम्ब्रेन से बना हुआ था, तो जब वो टूटेगा तो उनसे बनने हुए स्ट्रक्चर में भी मेम्ब्रेन होगी। तो ये है आपके सामने लाइक माइक्रोबॉडीज, पेरोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, स्फीरियोसोम। हम पढ़ेंगे जब हम हम जब माइक्रोबॉडी पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक होगा हमारा माइक्रोबॉडी, उस वक्त हम इन माइक्रोबॉडीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, नीट 2018 का क्वेश्चन है, which of the following event does not occur in rough endoplasmic reticulum। कहने का मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन सा इवेंट नहीं होता है। ठीक है बेटा, कौन सा इवेंट नहीं होता है, तो देखिए मतलब हमें मतलब 3 इवेंट होते हैं और एक इवेंट नहीं होता है। सबसे पहला प्रोटीन फोल्डिंग। प्रोटीन फोल्डिंग का मतलब है कि प्रोटीन फोल्डिंग का मतलब है कि जो आपका जैसे कि जो प्रोटीन बनता है, उसको प्रोटीन जो बनता है वो लीनियर बनता है, तो बाद में क्या कहते हैं उसको फोल्डिंग कर देते हैं। उसकी फोल्डिंग करने से क्या होता है कि प्रोटीन ज्यादा स्टेबल हो जाता है, इसलिए प्रोटीन फोल्डिंग का काम, देखिए प्रोटीन फोल्डिंग काम यस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो प्रोटीन बनाता है और साथ साथ उसकी फोल्डिंग कर देता है। फोल्डिंग करने से क्या होता है कि जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कि आपका ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन एक लीनियर स्ट्रक्चर है, अगर आपने इसको फोल्ड कर दिया तो इसके बॉन्ड इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बन जाएगी, और बॉन्डिंग बनेगी तो ये प्रोटीन ज्यादा स्टेबल हो गया। फॉर एन एग्जांपल पहले ऐसा था, लीनियर था तो इनमें सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड था, लेकिन आपने क्या किया, इसको बॉन्ड कर को आपने बेंडिंग कर दिया। बेंडिंग करने से पेप्टाइड बॉन्ड तो अभी भी है, लेकिन इसके और इसके बीच में भी बॉन्ड बन गए, तो प्रोटीन ज्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है,
प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब है प्रोटीन को उसको फंक्शनली एक्टिवेट करना। बाय द वे प्रोटीन को फंक्शनली एक्टिवेट करने का काम गोल्गी बॉडी होती है, बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ये काम कर सकती है। अब देखिए कंफ्यूजन क्या होता है, ग्लाइकोसाइलेशन का जो काम है वो गोल्गी बॉडी ज्यादा करती है और आपकी बुक में भी दे रखा है। अब आपका बच्चों का डाउट कहां जाता है, इसके ऊपर कि ग्लाइकोसाइलेशन का काम तो गोल्गी बॉडी करती है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं करनी चाहिए। तो बच्चे बिना देखे इसको, बिना देखे मतलब बिना देखे इसको टिक करके आ जाते हैं, आगे के ऑप्शंस पढ़ते ही नहीं है। एक बार आगे के ऑप्शन भी देख लो, कहानी अभी बाकी है। क्लीवेज ऑफ ए सिंगल पेप्टाइड, क्लीवेज ऑफ सिंगल पेप्टाइड का मतलब है जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उनके पेप्टाइड को तोड़कर, ओके सिंगल सिंगल जो पेप्टाइड्स होते हैं मतलब सिंगल पेप्टाइड्स हैं, कहने का मतलब है सिंगल पेप्टाइड मतलब दो एमिनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड है, तो उनको तोड़कर एमिनो एसिड्स को अलग करती है, फिर वो दूसरे एमिनो एसिड को जोड़ने का काम करती है। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। ओके, नाउ द फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस। अब फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस में हमें पता है कि फॉस्फोलिपिड में लिपिड होता है और लिपिड का काम आरईआर कभी नहीं करती, वो एसईआर करती है। तो ध्यान रखना, बाय द वे ध्यान रखना, ये जो तीनों काम है, ये तीनों काम होते हैं कहीं ना कहीं गोल्गी बॉडी से रिलेटेड है, लेकिन हमें बिल्कुल ऑप्शंस पे स्टिक नहीं हो जाना। आप देखिए इन चारों में से कौन सा सबसे गलत है, सबसे गलत यही है फॉस्फोलिपिड, क्योंकि अगर आरईआर का काम प्रोटीन से रिलेटेड है तो प्रोटीन से रिलेटेड तो यहां पर मिल ही गया, ठीक है, लेकिन फॉस्फोलिपिड का काम तो कभी नहीं करते क्योंकि उसके लिए एसईआर पहले से मौजूद है। तो आपका ऑप्शन एक्चुअली डी होगा। समझ में आ गया? इसलिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए, और कई बार ऐसे ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, ऐसे मौके आपके पास आएंगे, ऐसे चांसेस आपके पास आएंगे जिससे चार मतलब गलत में से एक ज्यादा गलत को चूज करना होगा। बाय द वे तीनों जो थे ना ये भी कहीं ना कहीं गोल्गी बॉडी से रिलेटेड, लेकिन इन चारों में से आपको एक गलत, सबसे गलत को चूज करना पड़ेगा और सबसे गलत डी है। इसलिए सब नीचे का ऑप्शन है। बच्चे जनरली क्या होता है टिक आगे बढ़ते ही इसी को टिक करके आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं नीचे का तो ऑप्शन रह गया था। इसलिए बहुत ध्यान से हर एक क्वेश्चंस को पढ़िए, ठीक है। एम्स 2013 का क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इन अ फिगर करेक्टली मैच, एक मिनट साइड में कर देता हूं, करेक्टली मैच विद देयर फंक्शन, मतलब फॉलोइंग ऑर्गेनल को देखना है और उसके फंक्शंस को आइडेंटिफाई करना है। ये डायग्राम देखिए, ठीक है, ये डायग्राम हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसमें ये न्यूक्लियस है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्गी एपरेटस है। ओके, गोल्गी एपरेटस प्रोटीन सिंथेसिस कभी नहीं हो सकता, गोल्गी एपरेटस का काम तो प्रोटीन को मॉडिफाइड करना होता है। गोल्गी एपरेटस फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड, काम सही है, गोल्गी एपरेटस ग्लाइकोलिपिड बनाती है, लेकिन यहाँ कहीं पे भी ध्यान रखना, यहाँ पे भी ध्यान रखना, यहाँ पर ग्लाइकोलिपिड जो यहाँ लिख रखा है ना गोल्गी एपरेटस, ये गोल्गी एपरेटस नहीं है, ये ट्यूब्यूल है, ये एसईआर है, ये तो बेटा एसईआर है, तो ये गोल्गी एपरेटस नहीं है, तो ये स्ट्रक्चर गलत है। यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस बिल्कुल सही है, देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल सही इसको डिनोट कर रहा है इस डायग्राम को, और प्रोटीन सिंथेसिस करती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन बिल्कुल गलत है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक सही तो डिनोट कर रहा है, लेकिन ये ग्लाइकोप्रोटीन का गोल्गी बॉडी बनाती है। तो देखिए इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। गोल्गी देखिए अगर ध्यान रखना, ये गोल्गी एपरेटस नहीं है, ट्यूब्यूल है, आपके एसईआर है, तो इसलिए आपका जो सही राइट आंसर है वो है सी, ठीक है। चलिए, इसलिए हर क्वेश्चन को, ऑप्शन को बड़े ध्यान से पढ़िए और प्रैक्टिस ही वैसी कीजिए कि आपको हर एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, नाउ अब कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट्स हैं, एक्स्ट्रा शॉर्ट